Hello and welcome to this lecture, students. We are entering into the second part of second unit in your syllabus. So by ending this particular portion, that is the rectifiers, we will complete 2 units of your syllabus. Okay. So it will require hardly 2-3 lectures. So many industrial applications make use of controllable DC power. DC power which is in your control. It means suppose you require 10 volt of supply, or require 20 volt of supply, or require 30 volt of supply, so you can vary the DC power according to your need and application. कहाँ कहाँ पे जरूरत पड़ती है? स्टील रोलिंग मिल्स, पेपर मिल्स, प्रिंटिंग प्रेस, टेक्सटाइल मिल्स, ट्रैक्शन सिस्टम, इलेक्ट्रोमैकेनिकल, इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल सिस्टम, मैग्नेट पावर सप्लाईज, पोर्टेबल हैंड टूल drives, high voltage DC transmission. All these particular applications require variable DC supply or controllable DC power, you can say. Earlier DC power was obtained from motor generator sets, or AC power was converted to DC power by means of mercury arc rectifiers or thyratrons. The advent of thyristors has changed the art of AC to DC conversion. तो मोटर जनरेटर को और मर्क्यूरी आर्क रेक्टिफायर को किसने रिप्लेस कर दिया है? थायरिस्टर ने रिप्लेस कर दिया है. प्रेजेंटली फेज कंट्रोल्ड एसी टू डीसी कन्वर्टर एम्प्लॉइंग थायरिस्टर्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर चेंजिंग कांस्टेंट एसी इनपुट वोल्टेज टू कंट्रोल्ड डीसी आउटपुट वोल्टेज. तो थायरिस्टर अब पॉपुलरली यूज होता है एसी टू डीसी कन्वर्जन में. ठीक है, कैसे यूज होता है, कैसे थायरिस्टर का रेक्टिफिकेशन में यूज होगा, वही हमको पढ़ना है. देखिए, रेक्टिफायर का बेसिक प्रिंसिपल तो आप थर्ड सेमेस्टर में ही पढ़ चुके हैं, जब आपने डायोड से रेक्टिफायर पढ़ा है, हाफ वेव फुल वेव. यहाँ पे भी हम हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर की ही बात करेंगे. अलग अलग लोड के साथ उनको स्टडी करेंगे, आर आरएल आरएलई. ठीक है, तो क्या उसमें चेंजेस आएंगे, बट हाँ, मेजर चेंज क्या है, इस बार डायोड नहीं होगा, इस बार क्या होगा, थायरिस्टर होगा. इन फेज कंट्रोल रेक्टिफायर अ थायरिस्टर इज टर्न्ड ऑफ as AC supply voltage reverse biases it, provided एनोड करंट हैज फॉलन टू अ लेवल बिलो द होल्डिंग करंट. कब टर्न ऑफ होता है थायरिस्टर? जब एसी पावर सप्लाई वोल्टेज उसको रिवर्स बायस कर देता है. लेकिन दूसरी कंडीशन जो इंपॉर्टेंट है, उसका जो एनोड करंट है वो किसके नीचे चला जाना चाहिए? होल्डिंग करंट के नीचे चला जाना चाहिए. होल्डिंग करंट, व्हाट इज द होल्डिंग करंट? होल्डिंग करंट इज द मिनिमम करंट required to maintain the thyristor in turn on condition. The turning off or commutation of a thyristor by supply voltage itself is called natural or line commutation, जो हम लोगों ने पढ़ा है, जो क्लास F commutation था. In industrial applications, rectifier circuits make use of more than one SCR. In such circuits, when an incoming SCR is turned on by triggering, it immediately reverse biases the outgoing SCRs and it turns off. तो एक SCR दूसरे SCR को टर्न ऑफ करता है, ये हम लोगों ने क्लास C कम्यूटेशन में भी पढ़ा हुआ. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन जो मैंने आपको बताया था. As phase control rectifiers need no commutation circuitry, there are simple, less expensive and are therefore widely used in industries where controlled DC power is required. कोई किसी टाइप की जो कम्यूटेशन सर्किटरी है वो फेज कंट्रोल रेक्टिफायर में नहीं चाहिए होती है. जो एडिशनल सर्किटरी है, कम्यूटेशन मतलब टू टर्न ऑफ द थायरिस्टर is known as the commutation technique. I am repeating. तो एडिशनल सर्किटरी नहीं चाहिए, इसलिए इंडस्ट्रीज में इसका यूज बहुत पॉपुलरली होता है, क्योंकि भाई एक्स्ट्रा चीज नहीं चाहिए आपको, तो कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी, पावर कंजप्शन कम होगा, और सबसे बड़ी चीज कॉस्ट कम होगी. In the study of thyristor systems, SCR and diodes are assumed ideal switches, which means that there is no voltage drop across them. आइडियल स्विच मानना है आपको थायरिस्टर को, तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा? सबसे पहला, देयर इज नो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस देम. सेकंड, नो रिवर्स करंट एग्जिस्ट अंडर रिवर्स वोल्टेज कंडीशन. एंड थर्ड, होल्डिंग करंट इज जीरो. अगर आप आइडियल स्विच की बात करेंगे तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक हमको फॉलो करने हैं एससीआर के. ठीक है, होल्डिंग करंट जीरो होगा बिल्कुल जब टर्न ऑफ होगा, तो कोई रिवर्स करंट नहीं होगा जब रिवर्स बायस कंडीशन होगी, तो कोई रिवर्स सैचुरेशन करंट नहीं, और कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा उसके अक्रॉस. ये है आइडियल कंडीशन.
ट्रिगर सर्किट्स आर नॉट शोन इन एससीआर सर्किट फॉर कन्वीनियंस, ठीक है, ओके। सो प्रिंसिपल ऑफ फेज कंट्रोल, कैसे करेंगे फेज कंट्रोल? द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कंट्रोल रेक्टिफायर सर्किट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल थायरिस्टर फीडिंग डीसी पावर टू अ रेजिस्टिव लोड आर। इसको हम लोग बोलेंगे, क्योंकि सिंगल थायरिस्टर है तो क्या हो जाएगा, ये हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। और लोड क्या है यहाँ पे, आर है, मतलब रेजिस्टेंस है। ये देखिए ऐसा ही कुछ सर्किट होता था सिंगल डायोड वाला, अब यहाँ पे क्या आ गया है, थायरिस्टर आ गया। ये है आपका एसी पावर सप्लाई और ये है आपका रेजिस्टेंस जो लोड के जैसे एक्ट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए देखते हैं। द सोर्स वोल्टेज इज Vm sin ओमेगा t, जो कि एसी वोल्टेज है। एन SCR कैन कंडक्ट ओनली व्हेन एनोड वोल्टेज इज पॉजिटिव एंड अ गेटिंग सिग्नल इज अप्लाइड। SCR कब कंडक्ट करेगा, जब एनोड वोल्टेज पॉजिटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू कैथोड और एक गेटिंग सिग्नल अप्लाई करेंगे, गेट के अक्रॉस जब आप सिग्नल अप्लाई करेंगे तभी वो काम करेगा, ठीक है। As such, a thyristor blocks the flow of load current I naught until it is triggered. जब तक आप उसको गेट के थ्रू ऑन नहीं करेंगे, ट्रिगर नहीं करेंगे, तब तक वो क्या करके रखेगा, लोड करंट को फ्लो नहीं होने देगा उसके अक्रॉस, ठीक है। एट सम डिले एंगल अल्फा, एक डिले एंगल अज्यूम किया गया है, माना गया है अल्फा, a positive gate signal applied between gate and cathode which turns on the thyristor, immediately full supply voltage is applied to the load as V naught। तो ये देखो यहाँ थोड़ा सा समझने की हम कोशिश करते हैं इसको, ठीक है। ये है वो चीज, ये है आपका सप्लाई वोल्टेज, ये Vm sin ओमेगा t पाई टू पाई से फ्लो हो रहा है। एक अल्फा नाम का एक हम डिले एंगल जो है वी आर अज्यूमिंग, और उसके बाद हम फायरिंग पल्स दे रहे हैं उसको। ये वो गेट पल्स है या वो फायरिंग पल्स है जो रिक्वायर्ड है किसको ऑन करने के लिए, थायरिस्टर को ऑन करने के लिए। तो देखो जब तक ये अल्फा अप्लाई नहीं किया, डॉटेड लाइन पे देखिए ध्यान से, जब तक अल्फा अप्लाई नहीं हुआ है, जब तक वो जो डिले शो कर रहे हैं, उसके बाद से यहाँ से देखिए अब तब तक जीरो है आपका जो वोल्टेज। जैसे ही वो अप्लाई होता है, जैसे ही वो करंट मिलता है उसको, यहाँ से देखिए कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है और आपको देखो फुल वोल्टेज मिलता है यहाँ, ठीक है। तो ये वो डिले है जिसको आपको ध्यान में रखना है, ये अल्फा एंगल है, वो डिले है जिसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, जब आप डायग्राम बनाएंगे। इजी है, कोई इसमें टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। At the instant of delay angle alpha, V naught rises from 0 to Vm, तो V naught rises from 0 to Vm, ये देखो Vm sin alpha बोल रहे हैं इसको, ओके। ये देखो Vm sin alpha यहाँ पे भी लिखा हुआ है। For resistive load, current I naught is in phase with V naught, क्योंकि रेजिस्टिव लोड है, रेजिस्टेंस में तो कोई फेस होता ही नहीं है, वो तो इंडक्टर और कैपेसिटर का काम है, फेस शिफ्टिंग और फेस रिवर्सल वाला केस जो है, फेस का कोई रोल ही नहीं है रेजिस्टेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों आपको सेम फेस में मिलेंगे, कोई आउट ऑफ फेस या उसकी वाली बात ही नहीं है। फायरिंग एंगल ऑफ अ थायरिस्टर इज मेजर्ड फ्रॉम द इंस्टेंट इट वुड स्टार्ट कंडक्टिंग इफ इट वर रिप्लेस्ड बाय अ डायोड। अच्छा, फायरिंग एंगल मेजर तब करेंगे जब वो स्टार्ट होगा थायरिस्टर कंडक्ट करना, अगर हम उसको डायोड से रिप्लेस कर दें, ठीक है। सो इफ थायरिस्टर इज रिप्लेस्ड बाय डायोड इट वुड बिगिन कंडक्शन एट ओमेगा टी इक्वल टू 0 2 पाई 4 पाई etc। अगर उसको डायोड से रिप्लेस कर दें तो किस किस तरीके से वो करेगा, वो हाफ साइकिल में, डायोड के जो हाफ साइकिल्स रहेंगे, तो इसलिए देखना एक जीरो लिया है, पाई छोड़ दिया, फिर 2 पाई आया, फिर 3 पाई छोड़ दिया, फिर 4 पाई आया, क्योंकि हाफ वेव रेक्टिफायर है, हाफ ऑफ साइकिल्स में वो कंडक्ट करेगा। फायरिंग एंगल इज देयरफॉर मेजर्ड फ्रॉम दीज इंस्टेंट्स। A firing angle may thus be defined as the angle between the instant thyristor would conduct if it were a diode and the instant it is triggered। तो फायरिंग एंगल की डेफिनेशन बड़ी कहना चाहिए इंटरेस्टिंग है। फायरिंग एंगल वो एंगल है, या ऐसे हम उसको डिफाइन करते हैं, ऐसे समझते हैं कि जिस इंस्टेंट पे थायरिस्टर ऑन हुआ, जिस इंस्टेंट में थायरिस्टर कंडक्ट करना चालू किया, अगर वो डायोड होता, ठीक है, और जिस इंस्टेंट पे हमने उसको ट्रिगर किया, उस इंस्टेंट को हम उस इंस्टेंट पे हम फायरिंग एंगल को क्या करेंगे, मेजर करेंगे। कुल मिलाकर के अगर सिंपल से लैंग्वेज में हम समझे तो फायरिंग एंगल वो एंगल है जहां पे आपका थायरिस्टर टर्न ऑन होता है या कंडक्ट करना स्टार्ट करता है, उस एंगल को हम फायरिंग एंगल बोलते हैं। इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं इसको। ये डायग्राम समझने में बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं है। देखो ये डिले है, यहाँ पे भी डिले लिया है, यहाँ पे भी डिले लिया है, ठीक है। ये वी नॉट का है, ये आई नॉट का, ये आई जी मतलब गेट करंट है जो आप ट्रिगर कर रहे हैं, पल्स कर रहे हैं। ये वी नॉट मतलब आउटपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज या आउटपुट करंट। ये थायरिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज यहाँ पे अज्यूम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझ लेना है कि आपका जो वर्किंग है किस तरीके से होगी जब हम बात करेंगे सिंगल फेस हाफ वेव रेक्टिफायर की। तो ये सिंगल फेस हाफ वेव रेक्टिफायर था, ठीक है।
अब इसमें बहुत सारी चीजें आपको समझाई गई हैं। ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि हमको क्या करना है, क्वालिटेटिव एनालिसिस, हमको क्वांटिटेटिव एनालिसिस नहीं करना है। तो वी विल नॉट गो बिहाइंड द डेरिवेशन, हम डेरिवेशन के पीछे नहीं जाएंगे। ये डेरिवेशन आप पूरी तरीके से छोड़ देंगे। इसमें देखिए ये बताया गया, फायरिंग एंगल में ऑल्सो भी डिफाइंड एज फॉलोज, अ फायरिंग एंगल इज मेजर्ड फ्रॉम द एंगल। हमको मतलब नहीं है, अब दो तरीके के डेफिनेशन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। आप ये ध्यान में रखिए, ये बेसिक आपका सर्किट डायग्राम, दिस इज योर बेसिक वेव फॉर्म्स, दिस इज योर बेसिक वर्किंग, दिस इज इनफ। इफ एनीवन आस्क इन एग्जामिनेशन कि सिंगल फेस हाफ वेव कन्वर्टर बनाइए, तो आप ये डायग्राम बना के बता देंगे, अगर उसने लोड डिफाइन नहीं किया है तो। और वो लोड डिफाइन करेगा कि आर के साथ बनाना है, आरएल के साथ बनाना है, आरएलई के साथ बनाना है, तो आपको उसको उस तरीके से लेना पड़ेगा। जैसे जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हम सीधे स्किप करेंगे, सबको नहीं पढ़ना है हमको। सिंगल फेस हाफ वेव सर्किट विद आरएल लोड। अब आपने आर के साथ एल लगा दिया, आपने क्या कर दिया, देखो ये आर के साथ क्या लगा दिया, एल लगा दिया। तो अ सिंगल फेस हाफ वेव थायरिस्टर सर्किट विद आरएल लोड इज शोन इन फिगर। लाइन वोल्टेज वीएस इज sketched at omega t equals to alpha. Thyristor is turned on by gating signal, जैसे पिछली बार भी कर रहे थे सेम। ठीक है, तो देखो ये है आपका वेव फॉर्म, इस वेव फॉर्म पे ये है आपका इनपुट वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज, ये वही डिले वाला एंगल, ये वही इसी तरीके से यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, अब देखो ये एक बीटा भी फैक्टर आ रहा है यहाँ पे, देखो ये बीटा का फैक्टर आ रहा है। ठीक है, और ये देखो आई नॉट किस तरीके से, ये किस तरीके से आई नॉट का फ्लो है यहाँ पे, इसको भी समझना है। और ये वीटी क्यों हो रहा है ऐसा, ठीक है, तो समझते हैं। बट द इंडक्टेंस एल फोर्सेस द लोड, अभी तक तो हम आर के साथ देख रहे थे, लेकिन जो इंडक्टेंस एल आया है, इट फोर्सेस द लोड और आउटपुट करंट आई नॉट टू राइज ग्रेजुअली। क्यों, क्योंकि इंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द इंडक्टर, इट स्टोर्स द वैल्यू ऑफ द करंट, it acts like a choke, it does not allow the instantaneous change in the value of the current, we have studied so many times in network analysis. So इंडक्टर की जो बेसिक प्रॉपर्टी है, इसीलिए वो ग्रेजुअली इंक्रीज करने देगा करंट को उसके अक्रॉस, सडनली इंक्रीज नहीं होगा, सडनली डिक्रीज नहीं होगा। ठीक है, आफ्टर सम टाइम आई नॉट रीचेस मैक्सिमम वैल्यू एंड देन बिगिंस टू डिक्रीज। तो ये देखो, ये आई नॉट मैक्सिमम वैल्यू पे जाता है, फिर बिगिन टू डिक्रीज। ठीक है, अब हाफ वेव है ना, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में तो काम ही नहीं करेगा, फिर ये पॉजिटिव आया, फिर मैक्सिमम आया, फिर बिगिन टू डिक्रीज। और ये तो वही है, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाला जो है। ठीक है, आफ्टर ओमेगा टी इक्वल्स टू पाई एससीआर इज सब्जेक्टेड टू रिवर्स एनोड करंट, इसको तो समझना ही नहीं है हमको, क्योंकि रिवर्स में जैसे ही जाएगा वो तो ऑफ हो जाएगा। ठीक, और एट सम एंगल बीटा ग्रेटर देन पाई आई नॉट रिड्यूसेस टू जीरो एंड एससीआर इज टर्न्ड ऑफ एज इट इज ऑलरेडी रिवर्स बायस। ठीक है, after omega t equals to beta v naught equals to 0 and I naught equals to 0, at omega t equals to 2 pi plus alpha SCR is triggered again, v naught is applied to the load and load current develops as before. Angle beta is called the extinction angle and beta minus alpha equals to gamma is called the conduction angle. Okay, तो एक नया एंगल डिफाइन कर दिया गया है, ये भी सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर की प्रॉपर्टी के कारण है। ठीक है, और कुछ नहीं है। ये जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो आता है ना ये वोल्टेज, अब देखो यहाँ से ये, यहाँ से क्या हो रहा है, आपका करंट ड्रॉप हो रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में ये वोल्टेज का ड्रॉप भी थोड़ी देर के लिए, थोड़े एक्सटेंड के लिए दिखाया गया है। उसका रीजन ये है कि सडनली तो ड्रॉप होगा नहीं करंट। ठीक, तो थोड़े समय तक के लिए वोल्टेज का ड्रॉप भी यहाँ पे शो किया गया। अब आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे ये जो ये नेगेटिव हाफ साइकिल स्टार्ट हो गया है, फिर ये जो बीटा एंगल है फिर भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, जिसके लिए ये थायरिस्टर आगे तक नेगेटिव गया और यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज है फिर आके सेटल हुआ जीरो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको उसको बना लेना है डायग्राम को, और इसमें भी कोई डिफिकल्टी नहीं है बनाने में। आप अगर ध्यान से बनाएंगे तो आपके लिए ये डायग्राम इजी होगा। अच्छा, हर एक वेव फॉर्म बनाना जरूरी नहीं है, आप चाहें तो वीटी के क्रॉस वेव फॉर्म छोड़ सकते हैं। आप वी नोट बनाइए, आई नोट बनाइए, वी एस बनाइए, ये ऊपर के 3 डायग्राम बना लीजिए, छोड़ दीजिए इस डायग्राम को अगर ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है याद रखने में तो। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट आर एल लोड। एल की प्रॉपर्टी के कारण अगेन वी विल स्किप द डेरिवेशन पोर्शन, वी विल नॉट स्टडी द डेरिवेशन पोर्शन। एक टॉपिक और है सिंगल फेज हाफ वेव सर्किट में, वो है आर एल लोड और फ्री व्हीलिंग डायोड, इसको आर एल ई बोल देते हैं हम लोग। पूछा जाता है ये भी कि आर एल ई के साथ क्या फर्क पड़ता है, तो क्या किया गया भाई, एक डायोड लगा दिया जिसको फ्री व्हीलिंग डायोड बोल रहे हैं। आर एल तो था ही, साथ में डायोड है, इसको भी कवर कर ही लेते हैं।
तो आपका पूरा हाफ वेव रेक्टिफायर एक साथ कवर हो जाएगा। The waveform of load current I naught can be improved by connecting a freewheeling diode across load as shown in figure. A freewheeling diode is also called bypass or commutating diode. At omega t equals to 0, source voltage is becoming positive. At some delay angle alpha, forward bias SCR is triggered and source VS appears across the V0. ठीक है. At omega t equals to pi, source voltage VS is 0. Just after this instant, VS tends to reverse freewheeling diode FD in forward bias through the conducting SCR. As a result, load current I0 is immediately transferred from SCR to FD and Vs tends to reverse. At the same time, SCR is subjected to reverse voltage and zero current. It is therefore turned off at omega t equals to pi. It is assumed that during freewheeling period, load current does not decay to zero until the SCR is triggered again at 2 pi plus alpha. ठीक है, वेव फॉर्म से समझते हैं. सबसे पहले आपने ये इनपुट अप्लाई किया, ठीक है, ये हाफ वेव, ये अल्फा वाई एंगल है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से आपको मिल रहा है. आरएल तो था ही, तो ये ग्रेजुअल इंक्रीज और डिक्रीज, ग्रेजुअल इंक्रीज और डिक्रीज आपको मिलेगा ही. ठीक है. अब ये फ्री व्हीलिंग डायोड का कंसेप्ट आया है. ये फ्री व्हीलिंग डायोड का कंसेप्ट है. ये फ्री व्हीलिंग डायोड, ये फ्री व्हीलिंग डायोड. तो हो क्या रहा है, इनिशियली जो पिछला वाला जो हमने डायग्राम देखा उसमें क्या हो रहा था, ये करंट तो आपको यहाँ पे मिल नहीं रहा था. पहली बात, ये डायोड की वजह से ये करंट मिल रहा है आपको. ये इंक्रीजिंग तो वैसे ही था, लेकिन डिक्रीजिंग यहाँ पे तुरंत था. एक बीटा एंगल बन रहा था जो यहाँ पे डिक्रीज कर रहा था. जो अब ये क्या करता है, जो डायोड है उसको कुछ सर्टेन वैल्यू तक उस करंट को क्या करके रखता है, मेंटेन करके रखता है. क्या मतलब है इसका, इसका ये मतलब है कि दो वी आर having the reverse bias condition for the thyristor because we are in the negative half cycle, but then also anode current is output current is maintained. Why? Because of this diode. This diode is making thyristor conducting. ये forward bias हो जाता है और thyristor को conduct करने देता है. ठीक है. अब देखो, ये नेगेटिव नेगेटिव के साथ करने के, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो ये फॉरवर्ड बायस होकर इसको कंडक्ट करने देता है. और यही रीजन है कि दो इट हैज टू ड्रॉप लाइक दिस, लेकिन ये सर्टेन लेवल तक मेंटेन होता है, इसलिए इसका चार्जिंग पीरियड जो होता है वो कम हो जाता है. देखो, आप कोई वैल्यू यहाँ से यहाँ चार्ज होने में जितना टाइम लगेगा या यहाँ से यहाँ चार्ज होने में जितना टाइम लगेगा, इसमें कौन कौन ज्यादा टाइम लेगा, वो वैल्यू ज्यादा टाइम लेगी जो जीरो तक जाएगी चार्ज होने में. और ये तो एक सर्टेन वैल्यू तक ऑलरेडी मेंटेन्ड है, इसको चार्ज होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. समझ रहे हैं. तो सेल्फ एक तरीके से सेल्फ लूप में है ये, और आपको वैल्यू प्रोवाइड होती है वहां से. ये तो फ्री व्हीलिंग डायोड वाला पीरियड है. ये फ्री व्हीलिंग डायोड, ये फ्री व्हीलिंग डायोड, ये फ्री, ये जो ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये जो स्लोप. ठीक है. बाकी आपको कुछ मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप डायग्राम से समझिए. ये देखिए, ये थायरिस्टर के अक्रॉस ये सोर्स करंट का, ये आपका करंट है, ये करंट है, ये करंट है. और जब फ्री व्हीलिंग डायोड वाला मिलता है पीरियड, तो ये वाला करंट है, ये वाला करंट है, ये वाला करंट है. ये दोनों को मिक्स कर दिया तभी तो ये बना है. ये दिस इज द फाइनल करंट. ठीक है. दिस इज द करंट अक्रॉस द फ्री व्हीलिंग डायोड, दिस इज द करंट अक्रॉस द सोर्स एंड थायरिस्टर. तो ये आपका टोटल आउटपुट करंट. तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन. तो फ्री व्हीलिंग डायोड आपको क्या कर रहा है, क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, तुरंत तुरंत वो चार्जिंग करने देता है, तुरंत वो टिके नहीं होने देता वैल्यू को पूरी जीरो तक. ठीक. तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एफडी इज टेकन अवे एज ऑलमोस्ट जीरो. वोल्टेज ड्रॉप है हो नहीं रहा है उसमें एफडी के अक्रॉस. द लोड वोल्टेज वी नॉट इज देयरफॉर जीरो ड्यूरिंग द फ्री व्हीलिंग पीरियड. द वोल्टेज वेरिएशन अक्रॉस एससीआर इज शोन इन वीटी. बस बाकी आगे इसको आपको ध्यान में नहीं देना है. ठीक. तो आपको क्या ध्यान में रखना है, सर्किट, वेवफॉर्म और इसका बेसिक वर्किंग. So we have covered all the three variations of the single phase half wave rectifier. पहला जो था वो था सिर्फ लोड रेजिस्टेंस R के साथ, फिर सेकंड था R और L के साथ जिसको हम RL बोलते हैं, और थर्ड था फ्री व्हीलिंग डायोड जिसको E बोलते थे, तो RL. तो this is all about single phase half wave converter using the thyristor. Thank you for listening and watching this lecture.